हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्चुअली मैं आप लोगों को एस्टेट का एग्ज़ाम जो होना है अभी बीपीएससी का, दैट इज़ इन मार्च, उसकी तैयारी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा एक महा बैच है जिसमें बीपीएससी, DSSB और बाकी जितने भी संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनकी सबकी तैयारी करवाई जाएगी। महा बैच सीरीज़ 1 मैंने शुरू करी थी और उसके बाद मैंने आप लोगों का बताया था कि बीपीएससी का लेकर आऊँगी। तो ये बीपीएससी का पीजीटी का पेपर है एस्टेट का, और उसका बहुत ही ज़्यादा वाइड सिलेबस है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये पार्ट 1 है उस पेपर का भी। और क्या हुआ, पार्ट 1 है ये उस पेपर का जो एस्टेट का जो पेपर हुआ था। टीजीटी में तो बहुत कम सिलेबस है एस्टेट में, लेकिन पीजीटी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही लंबा जो है सिलेबस है। ब्रिटिश पोइट्री है, ड्रामा है, प्रोज है, ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंडियन पोइट्री है, इंडियन ड्रामा एंड इंडियन प्रोज एंड फिक्शन, प्रिस्क्राइब्ड एसेज, प्रिस्क्राइब्ड स्टोरीज, अमेरिकन पोस्ट कॉलोनियल, बहुत कुछ है। तो जिस तरीके का पेपर आया था उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस अभी लिए हैं और उसके बाद मैं इसे सॉल्व करवाऊंगी। तो ये पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने इस महा बैच के बारे में बता दूं। मेरा ये महा बैच स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से, और इसमें जो है वो बैच में ये 1 बैच फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स है, एक्सेप्ट मतलब सिर्फ, छोड़कर यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपीएलटी को छोड़कर बाकी सारे पेपर्स इसमें कवर हुए हैं। DSSB, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, झारखंड, यूकेएलटी, उड़ीसा, एमपी, ये सारे जो हैं पेपर्स, सारे जो टीचिंग के एग्जाम्स हैं वो इस एक बैच में हमने कवर करे हैं, जिसमें आप लोगों को लिटरेचर, एनसीईआरटी, ग्रामर, टेस्ट पेपर, ये सारा कुछ आपको मटेरियल आपको जो है बुक फॉर्म में स्पाइरल होके वो घर पे मिलेगा। ये हमारा है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है मुझे लग रहा है। और ये महा बैच है। महा बैच के अलावा हमारे 2 बैचेस और हैं। महा बैचेस में तो सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन है। महा बैच यानी कि जो सभी एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी, DSSB, केवीएस, एनवीएस। इसके अलावा DSSB, टीजीटी पीजीटी का बैच भी लॉन्च हो चुका है और बीपीएससी का भी। आपको करना क्या है कि केवल आपको जो है प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे, स्टोर में जाकर आपको बैचेस देखने हैं और आपको जो बैच आपके अनुकूल लगे वो बैच आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो केवल चेकआउट भी जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वीडियो बैचेस भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए अब इसके साथ ही नेक्स्ट में अब है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बिहार एस्टेट का जो पेपर है वो मैं अभी इसमें मैंने थोड़े ही क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, और इसके साथ ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिहार एस्टेट का वो पेपर है। आप लोग जानते होंगे कि बीपीएससी जो है वो उसके कैलेंडर आ चुका है, एस्टेट का पेपर उसका मार्च में होना है, और जो टीआरई जो है टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्ज़ाम है, जो 3rd एग्ज़ाम है, वो होने हैं 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि दैट इज़ सर्टेन कि ये एग्ज़ाम्स तो होने ही हैं। अब जो लोग एस्टेट पास नहीं हैं उन्हें पहले एस्टेट के पेपर देने पड़ेंगे। जो एस्टेट पास है वो केवल अपना उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है। तो जो टीजीटी का फॉर्म भरें अब 6 to 8 के लिए, तो बीएड वाले जिसमें एलिजिबल है 6 से 8 में है और 9-10 में है, तो भाई ऐसा है कि वो लोग जो है उन 6 से 8 में तो सीटेट चल रहा है, लेकिन जो 9-10th है उसमें एस्टेट 1 और जो 11-12th है उसमें एस्टेट 2 है। तो ये पीजीटी वाला है, टीजीटी वाला भी करवाऊंगी। मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट करवा दूं, और बहुत ही वाइड सिलेबस है इसका। तो ये है हमारा एस्टेट का पार्ट 1। Who has written a series of sonnets called Amoreti? शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, जॉन डन, जॉन मिल्टन। सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए और जवाब के साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी आप लोगों को। तो इसका जवाब है दैट इज बी, एडमंड स्पेंसर जो है वो इसका जवाब है। अब ये है क्या?
एमोरेटी जो है दैट इज अ सोनेट साइकिल जो उन्होंने लिखी थी अपनी, इट इज बेस्ड ऑन द कोर्टशिप जो उनकी एलिजाबेथ बॉयल जो उनकी वाइफ जो वुड बी वाइफ थी उनके लिए उन्होंने लिखी थी कोर्टशिप एमोरेटी। एमोरेटी का मतलब होता है लिटिल लव्स। ये एक सोनेट साइकिल है और इसमें जो है 88 सोनेट्स जो है वो उसमें है, कई जगह आपको 89 भी मिलेगा, वैसे इसमें 88 सोनेट्स जो हैं। तो ये है एक सोनेट सीरीज है, किसने लिखी है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है और ये जो है लिखी थी उन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस इज अ पोएम इन विच द पोएट अटेम्प्ट्स टू हिज बिलवेड, अटेम्प्ट्स टू डैश हिज बिलवेड, ये थोड़ा छोटा हो गया। To his coy mistress is a poem in which the poet attempts to dash his beloved। अब ये जो to his coy mistress जो है, ये जो पोएम है ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम, और उसमें जो थीम अपनाई गई है दैट्स कार्पे डाइम। कार्पे डाइम है यानी कि सीज द डे, और ये जो है एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखी हुई पोएम है जिसमें द पोएट वांट्स टू कन्विंस his beloved to have intercourse because nobody knows when his or her day comes to an end। तो ये जो है पोएम में जो पोएट है, बिकॉज ये एक सीज द डे वाली जो इसमें थीम है, मेटाफिजिकल पोएम है, एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखी गई है। तो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में वो ये अपनी बिलवेड को सिड्यूस कर रहा है, तो द आंसर इज सिड्यूस। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ मेटाफिजिकल पोएम, किसके द्वारा लिखी गई थी? एंड्रयू मार्वेल। कार्पे डाइम जो है इसमें थीम है सीज द डे, लिव द डे टू द फुलेस्ट बिकॉज नोबडी नोज कि व्हेन हिज और हर डे कम्स टू एन एंड। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। The Rape of the Lock has been written in a particular verse style called Rape of the Lock, Alexandrine, Heroic Couplet, Blank Verse या Spenserian Stanza। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, सबसे पहले हम रेप ऑफ द लॉक के बारे में समझते हैं। रेप ऑफ द लॉक लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने, और जो रेप ऑफ द लॉक है ये एक मॉक हीरोइक एपिक है जिसमें एक जो एपिक होता है उसमें एडवेंचर्स जो बताए जाते हैं, एक हीरो के एडवेंचर्स बताए जाते हैं। इसमें एडवेंचर्स हैं मगर हीरोइन के बेलिंडा के। जब उसमें हीरो को दिखाया जाता है वो सज रहा होता है तो वो अपने आर्म्स से सजता है, यहाँ बेलिंडा को सजते हुए दिखाया है अपने मेकअप के जो है वो हथियारों से। तो जो ये मॉक हीरोइक एपिक है रेप ऑफ द लॉक, इसको लिखा गया है हीरोइक कपलेट में। इट इज रिटन इन द स्टाइल हीरोइक कपलेट, यानी कि 2 लाइन स्टेंजा जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है। आयम्बिक पेंटामीटर मीन्स कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ, दैट इज हीरोइक कपलेट। क्वेश्चन बहुत छोटे दिख रहे होंगे आपको, आंखें गड़ा गड़ा के देखना पड़ रहा होगा अगर जो देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि ये चूंकि पीडीएफ है तो इसलिए थोड़ी सी छोटी जो है वो हो रही है, अगर मैं इसको बड़ा कर रही हूं तो क्वेश्चन कट रहा है। Who is the chief supernatural character in the Rape of the Lock? Umbriel, Baron, Ariel, Sylph। आपको पता है हर जो एपिक होता है उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी हैं मगर वो है फेरीज, निम्स, सिल्फ्स, ये हैं तो सैलमेंडर्स, और सबको बताया गया है कि कौन सी औरतें जब मरती हैं तो वो क्या बन जाती हैं। तो लाइट ककेट्स जो है दे बिकम जो है द फेरीज ऑफ एयर, एंड जो फिर निम्स होती हैं, सैलमेंडर्स होती हैं। तो ये सारी जो है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब रचना बहुत अच्छी है। इट्स अ सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी ऑन दैट सोसाइटी। और 18वीं सेंचुरी की जो है वो लाइफ दिखाई, सिटी लाइफ, और वो दिखाया कि हाउ स्मॉल लॉक can create feud among the families which were the friend which were which were at the very good terms, but now how this trivial issue created feud among them। तो ये जो चीज़ है वो इसमें बताई गई है, और बहुत आप लोगों ने भी पढ़ रखी होगी जिन लोगों ने भी
एमए में मोस्टली एमए में जो भी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें रेप ऑफ द लॉक लगी ही रहती है। तो ये है आपका रेप ऑफ द लॉक, और इसका जो इसमें मेन जो कैरेक्टर है जो है वो दैट इज एरियल। एरियल है जो गार्जियन एंजल है बेलिंडा का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what feeling does the speaker express towards the sailor in the poem break break break? Envy, admiration, resentment, indifference? आप लोगों ने ये टेनिसन की पोएम पढ़ी होगी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जिसमें ये एक एलिजी है जो उन्होंने अपने फ्रेंड की मृत्यु के उपरांत जो है वो लिखी थी। और उसमें वो दिखा रहे हैं कि उसमें इस पोएम में पैथेटिक फैलेसी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नेचर के ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ मौन कर रहे हैं, मगर इसमें उन्होंने जो एडमायरेशन दिखाया है वो सेलर के लिए दिखाया है। तो ये इसमें सेलर के लिए क्या दिखाया है? एडमायरेशन, दैट इज एडमायरेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलिंग टू बिजेंटियम इज अ फेमस पोएम रिटन बाय द पोएट नेम्ड। सेलिंग टू बिजेंटियम, थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगी। सेलिंग टू बिजेंटियम 1927 में पहली बार पब्लिश हुई थी। इसमें सेलिंग टू बाइजेंटियम लिखी गई है किसके द्वारा? W.B. ईट्स के द्वारा लिखी गई है। 1927 में पहली बार पब्लिश हुई थी। 4 स्टैंजाज हैं इसमें, 4 स्टैंजाज इन ओटावा रिमा। ओटावा रिमा का मतलब होता है 8 लाइन स्टैंजा, रिमा मतलब होता है इटालियन। ओटावा रिमा यानी कि इटालियन फॉर्म है 8 लाइन का स्टैंजा, ठीक है जी। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम बाय W.B. ईट्स, 4 स्टैंजास इन ओटावा रिमा। नेक्स्ट है द एज ऑफ एंजाइटी इज अ पोएम फॉर विच डैश वन द पुलिट्जर प्राइज ऑफ पोइट्री इन 1948। तो ये है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, फिर छोटा करना पड़ेगा। The Age of Anxiety is a long poem for which Dash won the Pulitzer Prize for Poetry in 1948. सबसे पहले Age of Anxiety W.H. Auden की पोएम है। It's a poem by W.H. Auden. ये पोएम एक बैरक एक्लॉग है। It's a बैरक एक्लॉग। ये एक बैरक एक्लॉग है। आप लोगों को बैरक जो है वो स्टाइल पता होगा, हाईली इन्फ्लेटेड स्टाइल ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड बैरक। ये एक बैरक एक्लॉग है। ये मॉडर्न एंग्लो सेक्सन एलिट्रेटिव वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया है, मॉडर्न एंग्लो सेक्सन एलिट्रेटिव वर्ड्स फॉर्म। और ये जो है, ये जो पोएम है द एज ऑफ एंजाइटी, इसमें ये है कि इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, that is the theme of this poem, the age of anxiety. बैरक एक्लॉग W.H. Auden के द्वारा एंग्लो सेक्सन एलिट्रेटिव वर्ड्स में लिखा हुआ है, मॉडर्न वर्जन ऑफ एंग्लो सेक्सन एलिट्रेटिव वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्ले बाय बर्नार्ड शॉ features Professor Henry Higgins and efforts to transform Elijah Doolittle's accent? पिग्मेलियन, आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन। ये बहुत ही फेमस प्ले है पिग्मेलियन, जिस पे मूवी भी बनी है माय फेयर लेडी। तो ये जो प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, जिसमें वो एक फूल बेचने वाली को, एक कॉमन लड़की को जो है एक लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पिग्मेलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में आज मुझे अपना माइक चेक करना पड़ रहा है, इसकी बैटरी जरा कम है, तो मुझे देखना पड़ रहा है कहीं मेरी आवाज बंद तो नहीं हो गई। In Murder in the Cathedral, what decision does Thomas Becket make knowing the consequences? Murder in the Cathedral ये एक वर्ड्स ड्रामा है, 1935 में लिखा गया, और ये लिखा गया है T.S. इलियट के द्वारा। मर्डर इन द कैथीड्रल ये टॉमस बैकेट के मार्टियरडम पर आधारित है। टॉमस बैकेट जिनको हेनरी सेकंड के समय जो है उनकी हत्या करवाई गई थी, एंड लेटर ऑन जो है उनको एक मार्टियर जो है मान लिया गया था। और ये मर्डर इन द कैथीड्रल में उन्होंने क्या दिखाया है, टॉमस बैकेट, Murder in the Cathedral, what decision does Thomas Becket make knowing the consequences? To leave Canterbury and seek refuge elsewhere,
to forsake his religious belief, to confront King Henry II, to renounce his position as Archbishop. इसमें ये है कि हेनरी सेकेंड को वो कन्फ्रंट जो है वो करते हैं, तो द आंसर इज सी, टू कन्फ्रंट किंग हेनरी सेकेंड, टू कन्फ्रंट किंग हेनरी सेकेंड. ये ना बहुत छोटे हो रहे हैं क्वेश्चंस, इस पे दिख रहा है कि क्वेश्चन बहुत छोटे हो रहे हैं, बहुत छोटे, मजा नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा है यार. अब मैं 15 मिनट वो कर चुकी. क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को दिख रहा होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल कैरेक्टर फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. मुझे पता है आज ये क्वेश्चंस बहुत छोटे दिख रहे हैं और मुझे भी छोटे बहुत दिख रहे हैं, मगर मैं इतना देर का कर चुकी हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा. मैं अब इसमें चाहे 15 या 20 क्वेश्चन ही कराऊँ, मगर मैं अभी इतने तो करा के जाऊँगी जितने मैंने सोचे हैं, और इसको फिर टाइप पूरा ही करवाना पड़ेगा तभी ये ठीक सा लगेगा, नहीं तो ये अच्छा सा नहीं लग रहा, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कैरेक्टर इन द मेल कैरेक्टर फ्रॉम द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट. तो ये है आपका, दैट इज, इसके ऑप्शंस देखिएगा, जैक वर्थिंग, सेसिली कार्ड्यू, लेडी बैकवेल एंड बेंजामिन लेजेंड. तो दैट इज जैक वर्थिंग इज अ मेल कैरेक्टर. द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के जो मेन कैरेक्टर हैं दैट इज जैक वर्थिंग, दैट इज जैक वर्थिंग. Which British playwright is known for creating comedy of humor where characters embody exaggerated personality traits. भाई कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आप सभी को पता है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का मतलब ये थे शेक्सपियर के समकालीन बेन जॉनसन, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर कहे जाते हैं, जिनका ये मानना था कि हर व्यक्ति में कुछ ह्यूमर यानी कि मॉइस्चर होते हैं जिसके अनुसार वो व्यवहार करता है. तो ये इसका आंसर है, दैट इज बेन जॉनसन. द आंसर इज बेन जॉनसन. बेन जॉनसन इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग विच ब्रिटिश मोनार्क्स रेन थिएटर्स रीओपन इन इंग्लिश पीरियड ऑफ क्लोजर. आप लोगों को पता होगा कि थिएटर जो हैं पहले प्यूरिटन्स ने बंद करवा दिए थे. जब क्रॉमवेल का शासन था तो थिएटर्स वर क्लोज्ड. क्योंकि थिएटर्स को क्लोज इसलिए करवाया गया था क्योंकि यह माना जाता था कि थिएटर्स एक ऐसी जगह है जो लोगों के दिमाग को पोल्यूट करते हैं. चार्ल्स फर्स्ट की हत्या हुई, थिएटर्स क्लोज हुए, और जो है चार्ल्स फर्स्ट की हत्या से पहले ही क्लोज हो चुके थे, और उसके बाद एक क्रॉमवेल का शासन जो है वो चल रहा था. जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए, जिसे रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है, रेस्टोरेशन किसका, मोनार्की का रेस्टोरेशन हुआ. चार्ल्स सेकंड ने गद्दी पर आते ही सबसे पहले क्या करा था, थिएटर्स ओपन किए थे. तो जो थिएटर्स दोबारा से खुले थे वो किसके समय में खुले थे, किंग चार्ल्स सेकंड. चार्ल्स सेकंड के समय में थिएटर्स जो हैं वो दोबारा से खुले थे. ठीक है, क्योंकि प्यूरिटन्स के समय में थिएटर्स बंद हुए थे, और जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आए थे, रेस्टोरेशन पीरियड हुआ था, तब वो दोबारा से जो है वो थिएटर्स जो है वो शुरू जो है वो किए गए थे. Who is the author of the play Romeo and Juliet, a classic tragedy in ब्रिटिश ड्रामा. रोमियो एंड जूलियट जो एक, जिसे कहा जाता है कि ये एक वो ट्रेजेडी है जिसे कहना चाहिए ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस. इसे ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वैसे विलन नहीं है. जो हीरो और हीरोइन दिखाए हैं दे आर टीनेज लवर्स, और उनकी फैमिली फ्यूड की वजह से कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती है कि दोनों की डेथ जो है वो हो जाती, मगर इसमें कोई विलन नहीं है. तो इसे कहा जाता है ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस. और ये किसके द्वारा लिखा गया है, इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसे लिखा गया है. द किचन सिंक ड्रामा इज मार्क्ड बाय. किचन सिंक ड्रामा क्या था, किचन सिंक ड्रामा जो ये मॉडर्न एज में लिखा गया था, इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे
उनको जो हीरो होते थे वो बेसिकली लोअर क्लास को बिलोंग करते थे और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाता था। ये जो किचन सिंक ड्रामा होते थे, इनका जो प्रॉप्स यूज़ किए जाते थे बेसिकली किचन और एक कमरा, एक वन जो है एक स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप्स जो है या वन बेडरूम जो है, इस तरीके से दिखाया जाता था। मोस्टली जो इनकी थीम होती थी वो डोमेस्टिक लाइफ पे हुआ करती थी, डोमेस्टिक लाइफ पर थीम जो है वो हुआ करती थी। तो ये किचन सिंक ड्रामा जो है वो क्या बताया करते थे, डोमेस्टिक लाइफ पर जो है इनकी थीम होती थी और इनके हीरोज को एंग्री यंग मैन कहा जाता था। दे वर कॉल्ड एंग्री यंग मैन। A Tale of Two Cities by Charles Dickens was published in A Tale of Two Cities, जो कि दो सिटीज़ पे है, लंदन एंड पेरिस पर यह कहानी है। और चार्ल्स डिकेंस की ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1859 में। दिस बुक गॉट पब्लिश्ड इन 1859। 1859 में ये बुक पब्लिश हुई थी। आज मैं इतने ही क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद ही इतना छोटा लग रहा है कि क्वेश्चंस का जवाब देने में भी दिक्कत जो है वो होगी। खैर, मैंने ये आपको एक आइडिया दिया है, मतलब ये पूरा पेपर मैं विद एक्सप्लेनेशंस जो है समझाऊंगी और फिर उसके बाद कल फिर इसके साथ इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो है मैं इस पूरे पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और आज जो है इससे ज़्यादा लाई तो मैं क्वेश्चंस इससे ज़्यादा थी, मगर मुझे खुद इतने छोटे ये लग रहे हैं क्योंकि जब मैंने उस पर लेके थे लैपटॉप पे तब मुझे इतने छोटे नहीं लग रहे थे, लेकिन स्क्रीन पे जब बहुत छोटे दिख रहे हैं तो मुझे खुद ही इतने पसंद नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसको एक एक अलग अलग बड़ा बड़ा दिखे तो ज़्यादा बेहतर रहे। तो ये 21 मिनट्स का है। 4-5 मिनट मैंने अपने 3-4 मिनट मैंने अपने एड वेड के लिए होंगे, उसके बाद बाकी तो मैंने समझाया ही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय बाय।